हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम 12th बायोलॉजी के 9 चैप्टर की बात करेंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अध्याय 9, जिसका नाम है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। जो खाद्य सभी समझते होंगे आप लोग, उत्पादन में क्या वृद्धि की कार्यनीति, किस प्रकार से हम इन चीज़ों में वृद्धि कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस इसका पूरा डिटेल्स में मतलब शॉर्ट फॉर्म में दिखा देती हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर रहे और आप लोगों को पता रहे किस तरह से कवर करना। देखिए, सबसे पहला दिया है पशुपालन, क्योंकि पशुपालन ही हमारे लिए खाद्य उत्पादन में पहली भूमिका शायद रखता है, क्योंकि दूध से और भी प्रकार की चीज़ों का उत्पादन होना जिसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पशुपालन, पशुओं का महत्व, फार्म पशुओं का प्रबंधन, डेयरी फार्म, मुर्गी फार्म, पशुओं के रोग, मुर्गी के रोग, पशु प्रजनन, उद्देश्य, प्रकार, कृत्रिम गर्भाधान, मल्टीपल ओव्यूलेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, मधुमक्खी पालन, ये ज़्यादा एक आपका वो करता है डिपेंड, मतलब कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को स्टडी के अकॉर्डिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। ठीक है, फिर देन आपका मत्स्य पालन, पादप प्रजनन विधियों, पादप प्रजनन के चरण, रोग प्रतिरोधकता, उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए पादप प्रजनन, उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन आपका इस टॉपिक में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये वाला टॉपिक जो उत्तक संवर्धन होता है वो हम स्टार्टिंग में ही पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर में पूरा टॉपिक दिया है डिटेल वाइज। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाऊँगी। दिया है प्रस्तावना। ठीक है, पिछले अनेक दशकों में खाद्य उत्पादन की दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पिछले अनेक दशकों में खाद्य उत्पादन की दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ऑब्वियसली बात है, टेक्नोलॉजी है, कीटनाशक उर्वरक हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और लोगों के पास जागरूकता है, लोग शिक्षित हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो 2015 और 16 में भारत में कुल खाद्य उत्पादन 263.225 ठीक है मिलियन टन रहा। अन्य परंपरागत कृषि कार्यों में हुए निरंतर सुधार के साथ पादप प्रजनन व पशुपालन के क्षेत्र में प्रयुक्त जैविक सिद्धांतों ने इस सफलता को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किस चीज़ में? पादप प्रजनन में, पशुपालन में। इस प्रकार के जैविक सिद्धांतों में क्या हुआ है, सफलता हासिल हम लोगों ने की है। अनुप्रयोज्य कृषि से जुड़ी इन्हीं शाखाओं से संबंधित अनेक नई तकनीकी, जैसे उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन से क्या होता है, हम एक पौधे से दूसरे पौधे में उत्तक संवर्धन करके नई पीढ़ी को जन्म दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए छोटा सा एग्जांपल दूंगी, जैसे कि आपने एक छोटी सी कलम ली गुलाब की और उसे किसी अन्य पौधे के साथ अटैच कर दिया कलम करके, तो क्या होगा, वहाँ से एक नई प्रजाति का जन्म होगा, उससे आपको क्या होगा, एक नए उत्तक संवर्धन की प्राप्ति होगी। वह भ्रूण स्थानांतरण तकनीक खाद्य उत्पादन में वृद्धि का क्रम जारी रखेगी। ऐसी अपेक्षा है। भारत तथा पूरे विश्व में तेजी से बढ़ रही है जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु खाद्य उत्पादन में वृद्धि एक प्रमुख आवश्यकता है। प्रस्तुत अध्याय में खाद्य उत्पादन में वृद्धि हेतु विभिन्न क्षेत्रों की कार्यनीतियों का वर्णन किया गया है। तो इस चैप्टर में हमने यहाँ पे देखा पाठ्यक्रम हमारा कि इस चीज़ में आपकी किस चीज़ के बारे में बात होगी, खाद्य उत्पादन के बारे में बात होगी। जैसे कि खाद्य किस प्रकार से, अगर हमारे पास खाद्य पदार्थ हैं अभी वर्तमान में, तो हम उन चीज़ में वृद्धि किस प्रकार से करें। फिर उनमें हम कोई चीज़ अगर उपयोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को कहीं ना कहीं हानि तो नहीं हो रही है। ठीक है, उनका प्रजनन कैसे होगा, मतलब वो 1 से 2 कैसे होंगे, 2 से 4 कैसे होंगे। इस प्रकार की सभी चीज़ें आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। तो अपन बात कंटिन्यू कहाँ से करेंगे, पशुपालन से। पशुपालन आप लोग समझेंगे। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध पालतू जानवरों तथा उसकी देखभाल से है, पशुपालन कहलाता है। तो यहाँ पे हम जानवरों की बात कर रहे हैं, लेकिन कौन से जानवरों की बात करेंगे, जो पालतू होते हैं। ठीक है, अब पालतू जानवर तथा उसकी देखभाल, जैसे कि हम देखभाल भी करेंगे
क्योंकि अगर हम अपने जानवरों को रखेंगे तो उनकी देखभाल तो करना पड़ेगा, उनको कब कौन सा रोग हो रहा है, उस रोग के लिए कौन सी दवा उनका रोग निवारण करेगी, ठीक है। इस प्रकार से उनकी जो हमारे पास पशु हैं उनकी ग्रोथ कैसे होगी, मतलब वो अपनी जातियों में कैसे वृद्धि करेंगे, उन सब चीज़ों का हमें अध्ययन करना पड़ता है। इसी को हम कहेंगे पशुपालन कहलाता है। एक तरफ से ये है कि पूरी देखभाल करना, ठीक है, खाने से लेकर उनकी देखभाल, रोग प्रतिरोधक क्षमता, खाने पीने की मात्रा, किस प्रकार में देना है क्या नहीं देना है। और दूसरी बात ऑब्वियसली बात है, हम जानवरों को कब पालेंगे, जब उनसे हमें कोई प्रॉफिट होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो हम पालेंगे नहीं। गाय हम पालते हैं तो उससे हमें दूध प्राप्त होता है, ठीक है। कुत्ते को हम पालते हैं तो उससे हमें कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी हमें प्रदान होती है, प्राप्त होती है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, कोई भी चीज़ हो हम उस चीज़ को तभी पालेंगे जब उससे हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होता है, और जो मानव के लिए लाभदायक हो, ठीक है, मानव के जीवन यापन के लिए लाभदायक हो। तो यहाँ से अध्ययन करेंगे जब इसमें आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पालतू जानवरों के उचित उपयोग के अध्ययन को शामिल किया जाता है, तब इसे पशु प्रबंधन कहते हैं। तो आप इस चीज़ को, पशु प्रबंधन वर्ड्स को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। जब इसमें आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पालतू जानवरों के उचित उपयोग के अध्ययन को शामिल किया जाता है, तो तब इसे पशु प्रबंधन कहते हैं। पालतू जानवरों के उचित उपयोग मतलब उनके लिए क्या क्या ज़रूरी है, वो सारी चीज़ हम उनको प्रोवाइड करेंगे, उसी को बोलते हैं पशु प्रबंधन। सिर्फ एक सीधी सी लैंग्वेज में ये है। उनकी पूरी देखभाल करना, कब उनको भूख लग रही है, कब प्यास लग रही है, कब उनको गर्मी महसूस हो रही है, कब उनको सर्दी महसूस हो रही है, कब उनको फीवर है तब उसका ट्रीटमेंट देना है, कब नहीं देना है, सारी चीज़ें, मतलब एक तरफ से उनका पूरी तरह से देखभाल करना पशु प्रबंधन कहलाता है। पशुपालन का संबंध पशुधन जैसे गाय, भैंस, सुअर, घोड़ा, भेड़, ऊंट, बकरी आदि की प्रजनन एवं देखभाल से होता है। प्रजनन का मतलब लैंगिक प्रक्रिया करवाकर उनकी जो संख्या उसमें वृद्धि करना। हमारे पास एक गाय है, हम उसके साथ प्रजनन क्रिया करवाकर, तो उससे क्या होगा, एक हमें उसी जाति का नया जीव उत्पन्न प्राप्त हो सकता है। देखिए, देखभाल से होता है जो मनुष्य के लिए लाभप्रद है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, हम उस चीज़ का उपयोग तभी करेंगे, इनको तभी जानवरों को पालतू हम पोसेंगे, इनकी देखभाल करेंगे, पशु प्रबंधन तभी करेंगे जब उनसे हमें कुछ लाभ होगा। ऑब्वियसली बात है। इसमें कुक्कुट तथा मत्स्य पालन भी शामिल है। अब मैं आपको इन सभी चीज़ों में से एक चीज़ को लूँगी और आपको उस चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगी। गाय से हमें क्या लाभ होता है? गाय से हमें लाभ होता है, गोबर प्राप्त होता है, गोमूत्र प्राप्त होता है, इसके बाद में हमें दूध प्राप्त होता है, दूध से हमें मिठाइयाँ प्राप्त होती हैं, दही, घी, मक्खन, मतलब A to Z चीज़ हमें आप एक चीज़ समझ सकते हैं हमें कितना लाभ हो रहा है और ये हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार से सभी जहाँ पे जो पालतू जानवरों के नाम दिए उससे हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, सभी जानते हैं भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है जिसकी लगभग 80% जनसंख्या किस पे डिपेंड करती है, कृषि से ही अपनी आजीविका चला रही है। इसलिए आप लोग देख रहे होंगे अभी जो हमारा कोविड-19 चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग कृषि पे डिपेंड हैं, किसान अपना काम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हमारा जो भारत देश है वो ज़्यादा इफेक्टेड नहीं हुआ है और जो देश है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि 80% जनसंख्या क्या है, कृषि से ही अपना आजीविका चला रही है। ऑब्वियसली बात है, सिंपल सी बात है, इसमें मुझे समझाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में पालतुओं का विशेष महत्व है, मतलब पशुओं का विशेष महत्व है। विश्व की पशुओं की संख्या का 1/5 भाग हमारे देश में ही पाई जाती हैं। वो पिछली बात है, जो सारे विश्व में जितनी भी पशुओं की संख्या है उसका 1.5 भाग हमारे देश में पाया जाता है। ये आपके लिए नॉलेज की बात है, जो कि विश्व में सर्वाधिक है। हमारा जो संख्या है किसमें, पशुओं में, वो हमारा भारत का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक है। हमारे देश के अधिकांश कृषक गरीब हैं, जिसके पास कम भूमि है, जिसमें कृषि संबंधी समस्त कार्य जैसे जुताई, बुआई, जुताई यानी कि जोतना, खेत को जुताई करते हैं, फिर बुआई करते हैं, मतलब उसमें कुछ बोते हैं, जोतने का मतलब उसमें हल चला देना, ठीक है, या फिर बुआई मतलब उसमें कुछ अनाज बो देना, खाद डालना, ठीक है, खाद मतलब अपने जैसे पौष्टिक आहार होते हैं उन चीज़ों को उसमें खेती में डाल देना, ढोना, मिजाई।
अब इसमें आपका क्या होता है, डोना मिसाई यानी कि उनकी निंदाई वगैरह भी कुछ होती, कचरा अगर हो जाता है हमारे, हमने जो बीज उपजाऊ किया है उसमें, तो उसको चीज़ की वो भी करना, उपज की मंडियों तक ढुलाई इत्यादि सारे कार्य वेलों की क्या करते हैं। पहले क्या होता था, जो हमारे पास हमने कोई बीज उत्पाद किया है अगर वो हमें प्राप्त हुआ, तो पहले तो ये भी होता था जानवरों के द्वारा कि जो आपने बीज बोया है और खेत से निकाला है उसको बैलों के द्वारा या किसी भी जानवर के द्वारा क्या करते थे, उनका दामन करते थे, जिससे क्या होता था वो बीज बिल्कुल सुरक्षित हमें प्राप्त होता था, मिल जाता था। लेकिन आजकल क्या होता था, बहुत सारे जैसे हार्वेस्टर हो गया उससे हमें बीज प्राप्त हो जाता है, हड़म्बा चल गई उससे प्राप्त होता है। इस प्रकार पहले हम किस पे डिपेंड थे, ओनली जानवरों पर डिपेंड थे। देखिए कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने ये प्रस्तावना समझ ली, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन अच्छे से अपने माइंड में एब्जॉर्ब कर लिया, तो आपको इस पूरे चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा जो आपको बिल्कुल ये लगे कि मेरे माइंड से ये चीज़ स्किप होगी। देखिए, सहायता से किया जाता है, गाय से दूध एवं अनेक दूध पदार्थ तैयार किए जाते हैं, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, जो शाकाहारी मनुष्य के आहार में प्रोटीन का एकमात्र साधन है। अगर गाय ना हो, दूध ना हो, तो क्या हमें जो हमारे लिए जो आहार में प्रोटीन है क्या वो हमें प्राप्त हो पाएगा? ऑब्वियसली बात नहीं हो पाएगा। और हमें जब प्रोटीन प्राप्त नहीं हो पाएगा तो क्या हम कंटिन्यू जिस प्रकार से सर्वाइव कर रहे हैं अपने जीवन को, वैसे हम नहीं कर पाएंगे, ये आप सब लोग जानते हैं। इसके अलावा पशुओं से दूध, दही, मक्खन, अंडा, मांस क्या होता है, इसके अलावा भी पशुओं से दूध भी प्राप्त होता है, गाय से प्राप्त होता है, दही हमें गाय के दूध से प्राप्त होता है, मक्खन हमें गाय के दूध से या भैंस के दूध से प्राप्त होता है, अंडा हमें मुर्गियों से, कुक्कुट पालन से प्राप्त होता है, मांस हमें मछली पालन से प्राप्त होता है, ऊन हमें जो भेड़ होती है उसके पालन से मतलब उसका पालन, अपन भेड़ों को अगर अधिक मात्रा में उसका पालन पालेंगे तो उनसे हमें ऊन प्राप्त होगा, चमड़ा भी प्राप्त होता है हमें जानवरों के द्वारा। इस सब चीज़ की भूमिका हमारे लिए, जानवर इन सब चीज़ के उत्पादन में हमारे लिए महत्वपूर्ण कौन है, तो ऑब्वियसली बात है पालतू पशु यानी कि जानवर। हमारे देश में कुल राष्ट्रीय आय का 20% केवल पशुधन से ही प्राप्त होता है। अब हमने यहाँ पे 80% जो बात करी थी वो जनसंख्या की बात करी थी, मतलब उस पर डिपेंड है। लेकिन हमें 20% किसकी बात कर रहे हैं, 20% हम आय की बात कर रहे हैं, ठीक है, राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं। जो हमारे पूरे भारत में 100% जो आय है उसमें से 20% जो आय है वो पशुधन से ही हमें प्राप्त होता है। पशुओं के चमड़े से करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा, भेड़ों के ऊन से साल, कंबल, कालीन व ऊनी कपड़े विदेशों को निर्यात कर प्राप्त की जाती है। मतलब जो इनकम है हमें किस प्रकार के रूप में प्राप्त हो रही है, 20%। तो भेड़ों से हम ऊन निकालते हैं, ऊनों से हम कपड़े बनाते हैं, कपड़ों के बाद हम विदेश में इस चीज़ का निर्यात कर देते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। चमड़े का भी हमने निर्यात करते हैं और ये करोड़ों रुपयों में हमें प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त 663 करोड़ रुपए का दूध से बने पदार्थ, कितना, 663 करोड़ रुपए का दूध व दूध से बने पदार्थ, 45 करोड़ रुपए का चमड़ा, हड्डी, सींग, 15 करोड़ रुपए का ऊन व 99 करोड़ रुपए का मांस प्राप्त होता है। तो ये आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है जानना, बस ये कि नॉलेज के लिए, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। आगे का मैं आपका कृषि उद्योग एवं भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुओं का महत्व बताऊंगी। ऑब्वियसली आप इस चीज़ को अगर समझ जाएंगे तो महत्व तो आप इनका अपने आप ही समझ जाएंगे, ठीक है, बहुत अलग नहीं रहेगा। मैं आपको अगली वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। धन्यवाद दोस्तों। देखो, अगर आप वीडियो को देखते हैं तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं जाता। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ही आप उसे सब्सक्राइब व लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।